और फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 8.3 जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है लेजेंड हैज इट दैट ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, न्यूटन वाज इंस्पायर्ड टू अराइव एट a universal law of gravitation that led to an explanation of terrestrial gravitation। तो यहाँ तक कोई भी बात काम की नहीं है। हम इस हिस्ट्री में इंटरेस्टेड तो है नहीं कि एप्पल गिरा कि केला गिरा, बस टेरेस्ट्रियल एक वर्ड है। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ, ये जरूर हमें जानना है। टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू अर्थ। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा पार्थिव शरीर, हम बोल सकते हैं उसको our terrestrial body, anything related to earth। तो टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन एज वेल एज ऑफ केपलर्स लॉ, इसने केपलर लॉ को भी एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। न्यूटन्स रीजनिंग वाज दैट द मून, ये जरूर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बातें तो नहीं है शायद, पर अच्छा ध्यान से ही देखें कि द न्यूटन reasoning was that the moon revolving in an orbit of radius this much was subjected to the gravitational centripetal acceleration due to Earth's gravity of magnitude। क्वेश्चन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, v is the orbital speed of moon, v is the orbital speed of the moon, and t is the time period of moon's, t is the time period of moon's revolution। v is the speed of the moon, question है v is the speed of the moon, and t, capital T, is the time period of revolution of moon around earth। T is the time period of revolution of moon around earth। ये हम अर्थ मान रहे हैं और यहाँ से डिस्टेंस rm पे ये मून अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, ये अर्थ है। और rm को हम लिख दिए, rm क्या है? rm is the radius of orbit of moon। इस ऑर्बिट में rm जो है मून का रेडियस नहीं है अलग से, चलिए ये भी लिख दीजिए, वार्निंग ब्रैकेट में लिख दीजिए, rm is not the radius of moon। मून का रेडियस तो कहीं ये ऐसा अगर मून होता तो मून का रेडियस तो इतना होता। हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ये डिस्टेंसेस जो हैं ये तो बहुत ज्यादा है अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, तो अर्थ को भी एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माना जाए, मून को भी एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माना जाए ना। हम लोग शायद ज्यादातर अर्थ के रेडियस में इंटरेस्टेड होंगे, मून के रेडियस में इंटरेस्टेड होंगे, हम बेसिकली ऑर्बिट के रेडियस में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसमें पहला तो वो कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ v of moon, find the expression of v of moon in terms of r and t। मून अर्थ के आसपास एक चक्कर लगा रहा है, मून की स्पीड v है, मून की स्पीड v है, और एक पूरा एक राउंड लगाने में उसे जो टाइम लग रहा है वो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अपने ही ऑर्बिट के अबाउट अगर कोई घूमे, अपने एक्सिस के अबाउट कोई घूमे तो उसे रोटेशन कहते हैं, और ये अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। खैर रोटेशन या रिवोल्यूशन में अभी भी हम ज्यादा फर्क ना करें तो चलेगा, पूरा एक चक्कर टाइम पीरियड, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है, उसका नाम है टी। v का फॉर्मूला चाहिए, v का फिर से तो फॉर्मूला r ओमेगा होता है, और मुझे ओमेगा एकदम से याद नहीं आ रहा, ओमेगा है एंगल अपॉन टाइम। अगर पूरे पूरे एंगल को 360 कहूं तो ऐसा करने में जो टाइम लग जाता है वो t है। सो v है r × 2 पाई बाय t। v को लिखने का एक तरीका ये, v होता है r ओमेगा, ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम। अगर पूरे एक सर्किल का एंगल 2 पाई है तो उसे कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो है t। तो v का एक ये फॉर्मूला आपको ऐसे 4 स्टार इस पर देने तो चाहिए। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, पर आपकी इसे काफी आपको इसे जरूरत पड़ती रहेगी। ये एक काम की बात आ गई, मुझे लग रहा था ये थियरी नॉनसेंस है, इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पर इस बीच इसने एक एक्सप्रेशन दे दी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, और हमें तो खैर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी लगातार।
वो v को ये r फोर्स में rm लिख लूंगा, मून के ऑर्बिट का रेडियस, v को स्पीड है ये, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकते हैं अपन, इसने इसे वेलोसिटी नहीं कहा है, स्पीड का, और स्पीड अगर कहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 2 पाई r, तो डायरेक्टली आ गया स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो डिस्टेंस है 2 पाई r है, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में मून को लग रहा है टाइम t, तो v का फॉर्मूला आ गया 2 पाई r बाय t। मैं तो ये ज्यादा पसंद करता हूँ, r ओमेगा वाला फॉर्मूला मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी काम का है, इससे भी आप जरूर करिए, 3 स्टार आप इस पे भी दे दीजिए, इस पे डेरिवेशन के स्टेप पे, रिजल्ट पे नहीं। मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, मुझे डेरिवेशन के स्टेप पे फोकस करना है, ये काफी जरूरत पड़ती रहेगी आपको, अच्छा इंपॉर्टेंट ही है। बेहतर तो यह है कि आप v का फॉर्मूला r ओमेगा लें और ओमेगा को एंगल अपॉन टाइम बोलें, और वरना पूरा डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल दें स्पीड को। और अब ये रिजल्ट हम जानते हैं, तो अब सवाल का पार्ट डी है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। कॉन्टेक्स्ट में समझ रहा हूं, ब्रैकेट में इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के आसपास एक चक्कर लगा रहा है, तो उसमें उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? तो किसी भी सर्कुलर मोशन में कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है ही। तो ये हो गया, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया। ac का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r, वैसे r मून लिख सकता हूँ, चलो v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, तो आपको जो फॉर्मूला याद, मैं तो चलो ये वाला फॉर्मूला पसंद करता हूँ, ओमेगा इज एंगल अपॉन टाइम, मुझे ये फॉर्मूला ज्यादा पसंद है एक्सेलरेशन का, ओमेगा स्क्वायर r, तो ये 4 पाई स्क्वायर r बाय t, 4 पाई स्क्वायर r बाय t, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। सॉरी, ये पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर और t स्क्वायर इनटू r। हाँ, ये once again ये 4 स्टार देने लायक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसे हम दोबारा शायद कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, ये एग्जाम में आने लायक एक अच्छा फॉर्मूला हो गया। किसी भी सर्कुलर मोशन में, किसी भी सर्कुलर मोशन में उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अब आपको v पता हो तो v स्क्वायर बाय r से निकाल लीजिए, ओमेगा पता हो तो ओमेगा स्क्वायर इनटू r से निकाल लीजिए, और ये ना पता हो तो आप इनको डिराइव करिए। v का फॉर्मूला अगर ना पता हो तो आप पहले v का फॉर्मूला डिराइव करिए। मैंने पहले v का फॉर्मूला, ये ओमेगा वाला ज्यादा अच्छा है, ओमेगा वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ओमेगा का एंगल अपॉन टाइम इज 2 पाई बाय कैपिटल T हमेशा वैलिड हो जाएगा, ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। अब इस बात की सवाल इस बात का आता है कि मून अपने ऑर्बिट में है, मैं आपको बता देता हूँ कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लिख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज ह्यूज। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ये जानकारी एनसीईआरटी में दी तो नहीं है और हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, पर मैं इस डिस्टेंस को बोलता हूँ 1 लाइट सेकेंड। दिस डिस्टेंस इज 1 लाइट सेकेंड। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जानकारी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, पर इस तरह से याद रह जाता है, ये जिंदगी भर याद रह जाएगा। ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। मून और अर्थ के बीच में जो मीन डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। तो वो जो डिस्टेंस है वो 3 × 10⁸ मीटर है। मून और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3 × 10⁸ मीटर है। ये बिल्कुल भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा। सन से अर्थ को लाइट, और सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, करीब 500 सेकंड लगते हैं, पर मून से अर्थ तक लाइट आने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को 1 लाइट सेकंड कहा जा सकता है, और वो 3 × 10⁸ मीटर है। ये पूरी जानकारी एकदम ही इडियोटिक है और मुझे बहुत आइडियली तो आपको नहीं बताना चाहिए था। ओके, अब प्रश्न ये है
क्वेश्चन आगे असली अब क्वेश्चन यहाँ बिगिन होता है कि डू यू थिंक दैट द मून इज इन इट्स ऑर्बिट, moon is in its orbit due to earth's gravitational force? Do you think that moon is in its orbit due to earth's gravitational force on moon? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून अपने ऑर्बिट में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद हमें लगे कि यार इतना दूर है मून तो कि वहां पे अर्थ का असर नेग्लिजिबल है। ये बात सही है कि वहां अर्थ का फोर्स और अर्थ के कारण एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, परंतु जितना भी है वो मून को अपने ऑर्बिट में रखने के लिए पर्याप्त। आंसर लिखिए यस, लिख दीजिए एट that height from earth, though the gravitational force between earth and moon is negligible, but it is good enough to provide the necessary centripetal force. It is good enough to provide the necessary centripetal force for circular motion of moon around Earth. बस मून अपने ऑर्बिट में है क्योंकि मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही मून को अपने रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता है, तो वो इस समय अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यही लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, मैं इस पे एक भी स्टार दे नहीं रहा हूँ, एक स्टार आप दे सकते हैं या इस पर रुक जाइए। The Newton's reasoning was that the moon revolving in an orbit of radius rm was subject to centripetal acceleration due to Earth's gravity of magnitude. अब उसने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया। मेरी बात आ चुकी है कि मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। एक स्टार दे सकते हैं आप चाहें तो उसको। मून अपने ऑर्बिट में है, अपने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अलग से लिख दीजिए टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27.3 डेज। मून का टाइम पीरियड उसने ये दिया है 27.3 डेज। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसे हम लूनर मंथ भी कहते हैं। मून अर्थ के आसपास अपना एक चक्कर पूरा का पूरा 27.3 डेज में लगा लेगा। ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, कहता है टाइम पीरियड टी इतना है, आर वाज ऑलरेडी नोन, वो मैंने आपको बताया। देखिए 3 × 10⁸ मीटर है, 3.8 × 10⁸ मीटर है थोड़ा सा। इफ यू सब्स्टिट्यूट दीस नंबर्स you get the value of am much smaller than the value of acceleration due to gravity in the surface. अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, यह बात है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हो सकती है। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये जी के बराबर नहीं पाया जाता। जी भी तो एक एक्सेलरेशन है। ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, कैलकुलेशन से मून का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो अर्थ की सरफेस पे, इसे मैं जीएस लिख देता हूँ, ये लाइन लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून is found to be much lesser than acceleration due to gravity near the surface of क्या प्रॉब्लम कायदे से तो जो मून का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाना चाहिए। खैर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर किया जा सकता है, इसे दोबारा मत पढ़िएगा।
इसके बीच ऊपर जो मैथमेटिक्स निकल गई तो वे थोड़ी काम की थी। कहता है मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने नियर लिख दिया। कहता है अराइजिंग आल्सो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो छोड़ दिया। मुद्दे की बात यह है असल में कि भाई जो मून है वो अर्थ की सरफेस के करीब तो है ही नहीं ना। तुम वहां जहां मून है उस हाइट पे अगर तुम जी की वैल्यू निकालो तो शायद वो मून के एक्सेलरेशन के बराबर पाया जा सकता है। ऐसे ही पूछ वो कह रहा है जो कि कचरा है। कहता दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इससे पता लग रहा है कि जो अर्थ की सरफेस के पास जो ऑब्जेक्ट है उनमें जो एक्सेलरेशन है वो उतना नहीं है, काफी कम है जब हम मून वाली हाइट पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, मैं शायद डायरेक्टली लिख देता हूँ। मैं डायरेक्टली उसमें लिखा जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। कहता है if one assumes that gravitational force due to the earth decreases in proportion to the inverse square of the distance, तो यही बात है। बस अब तो यही लिखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है that is proportional to 1 by r। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और फोर्स घटेगा तो इस फोर्स के कारण पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी घटेगा। अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, पर अर्थ का असर उस हाइट पे जहां मून स्थित है वहां पर ये 9.8 नहीं होता है। मतलब साफ है कि डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से बढ़ेगा तो जी घटेगा। जी क्या है मालूम? जी है एक एक्सेलरेशन और वो है फोर्स अपॉन मास। जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली ये एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ये बात सेकेंडरी है। ये एक एक्सेलरेशन है तो फोर्स अपॉन मास है। बस जी एफ प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर है, इसे हम अभी, और इसीलिए जी भी प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर है। ये बातें ये कुछ कह रहा है पर हम अभी इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पैराग्राफ को आप शायद दोबारा मत पढ़िएगा। कहता अगर ये कुछ कुछ कैलकुलेशन इसने कर ली तो ये जो आंसर आ रहा है इन एग्रीमेंट विद द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ ए इससे निकाल लिया। दीज ऑब्जर्वेशंस लेड न्यूटन टू प्रपोज द फॉलोइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब काम की बात आ रही है, न्यूटन यहाँ तक कैसे पहुंचा इससे हमें मतलब नहीं, हमको फाइनल फैसला बता दो बस आप। हम उसकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं तो हमें भी उन सब दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा जैसे न्यूटन गुजरा। हम तो सिर्फ फाइनल मलाई खाना चाहते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिख दीजिए। ये स्टार देने लायक नहीं है पर इतनी तो हम न्यूटन को इज्जत दे ही देते हैं। चलिए लिखिए एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स। एनसीईआरटी की लाइनें लिखवा रहा हूं जो कि किसी भी काम की नहीं है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of masses। ऐसा लिख सकते हैं, force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट को शायद अंडरलाइन कर दीजिए। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स को हाईलाइट कर दीजिए। Every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। हम इस पे कोई स्टार नहीं दे रहे, एक भी स्टार नहीं दे रहे। हाँ, अट्रैक्शन वाली बात पर जरूर हम हाईलाइट कर रहे हैं और अलग से लिख दीजिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो केवल अट्रैक्टिव है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, पर ग्रेविटेशन में फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है। और बहुत पास के ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में भी ये फोर्स एग्जिस्ट करता है और बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हो उनके बीच में भी ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। कोई लिमिट नहीं है इसमें। लिख दीजिए दिस फोर्स इज वैलिड। दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एज वेल एज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कायदे से तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स भी है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। लाइन यहाँ एनसीईआरटी ने दी नहीं है।
इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो भी उनके बीच में G(m1m2/r² का फॉर्मूला लगेगा, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल है, मून और अर्थ के बीच में, तो वहां पे भी ये फोर्स वैलिड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, छोटे से छोटे डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट रखे हो वहां भी ये वैलिड है, और बड़े से बड़े डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट रखे हो वहां भी ये वैलिड है। इसकी कहीं कोई लिमिट नहीं है, और ये केवल अट्रैक्टिव नेचर है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको। हाँ, मैं एक बात जरूर आपको पढ़ा दूं, एक लाइन लिख दीजिए, ये भी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखी तो नहीं है, पर एक बात लिख दीजिए आप, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, force of attraction between any two bodies ब्रैकेट में due to their masses, दो बॉडीज के बीच में, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स जो है, force of attraction between any two bodies, force of attraction between any two bodies due to their masses is called the force of gravitation, while if one of the attracting bodies is earth, this force is called, if one of the attracting bodies is earth, this force is called force of gravity. ग्रेविटी में और ग्रेविटेशन में थोड़ा सा फर्क है। एक स्टार मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ, यद्यपि ये लाइन अभी एनसीईआरटी ने पढ़ाई नहीं है। अगर किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसे इन जनरल ग्रेविटेशन कहा जाता है, और अगर एक बॉडी उसमें से अर्थ हो तो इसे ग्रेविटी कहते हैं। ये लूजली हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, कभी हमारा मन करे ग्रेविटी बोल दें, कभी हमारा मन बोलते हैं ग्रेविटेशन बोल दें, हालांकि इनमें फर्क है, और आई थिंक इट इज इमटेरियल, इस पे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता तो एनसीईआरटी बोलता, शायद कहीं आगे बोल दे। ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में फर्क है, और आप फिलहाल उसे इग्नोर कर सकते हैं। शाश्वत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, क्या कहते हैं, आपने जो अभी प्रोपोर्शनल का लिखवाया था वो एक और बार लिख देंगे आप, वो मैं लिख नहीं पाया। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमारे पास आ ही रहा है, अगले की लाइन में फॉर्मूला आ रहा है, कहते हैं स्टेटेड मैथमेटिकली, तो पहले वो किताब का नाम बता रहा है। The equation is essentially from Newton's famous treatise called Mathematical Principles or of Natural Philosophy, Principia for short। इसने जो बुक लिखी थी न्यूटन ने, उसका नाम था Principia। कहता है stated mathematically Newton's gravitation law reads the force on a point masses। पहली बात तो ये लिख दीजिए आप, फिर से हेडिंग दे दीजिए फॉर्मूला, ये लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप हेडिंग दे दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और भाई अभी मैंने इसमें ये कहा था कि F is proportional to M1 M2 and F is proportional to 1 by R square, तो F is proportional to M1 M2 by R square, ये, और प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है G is a proportionality constant। आप अलग से शायद इस पे ध्यान ना दें, इस पे ध्यान ना दें, इस पे भी ध्यान ना दें, आप तो इस फाइनल फॉर्मूले पे ध्यान दें बस। हम इन स्टेप्स का क्या करेंगे, फाइनल फॉर्मूले पे ध्यान दें। जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम है यूनिवर्सल को कैप्स में लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, जब भी आप किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट डाल देते हैं। तो मैंने ये पाया, एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि फोर्स M1 M2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी बताया कि फोर्स 1 by R square के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मैंने मिला दिया तो M1 M2 by R square आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे कोई कांस्टेंट साइन लगाना है। आप ये भी मत पढ़िएगा, ये भी मत पढ़िएगा, ये भी मत पढ़िएगा, आप सीधे केवल यही पढ़िए, F का फॉर्मूला है G M1 M2 by R square। हाँ, इसको इसने फोर्स वेक्टर है ऐसे लिखा है उसने, हम इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये 5 स्टार देने लायक है, इस पे एक भी स्टार नहीं, इस पे एक भी स्टार नहीं, इस पे एक भी स्टार नहीं। F का फॉर्मूला है G M1 M2 by R square, ये सीधे काम की बात सिर्फ ये है।
मैं अगर एनसीईआरटी की लाइनें ना पढ़ा रहा होता तो मैं सीधे यही फॉर्मूला लिखवाता, कुछ आगे पीछे की कोई बकवास नहीं करता। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी आप हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा लिख दीजिए कि वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। It is independent of everything else. पूरे यूनिवर्स में वैलिड है और ये किसी भी दूसरी बात पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब यहां तक कि अगर अभी आपने पढ़ा तो नहीं है पूरा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक बात बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना, वो दोनों मासेस के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। इनके बीच में एयर है कि इनके बीच में माइका है कि वाटर है, उसका फर्क होता है। यहाँ पे आप बीच में कोई मीडियम डाल दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही तो आप लिख दीजिए, हाँ इस पे हम 3 स्टार देंगे कि G is independent of the medium. G is independent of the medium between the two masses. G is independent of the medium between the two masses. तो मैंने एक ही काम की बात आपको बताई है शुरू में, वो मोल वाली बात है, उसका एक्सेलरेशन v/r है, v को r ओमेगा लिखना है, ओमेगा को 2π/t। फिर सीधे काम की बात फाइनली बताइए, f का फॉर्मूला G(m1m2/r²), इसमें कोई काम की बात नहीं। कहता है इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो आप हेडिंग दे दीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये डायरेक्टली काम का नहीं है, थोड़ा सा टफ लगता है, वेक्टर का नाम आते ही हम लोगों को तकलीफ तो होती है, ये डायरेक्टली इतना काम का है। कह रहा है आप मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक मास है m1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r1, ये r1 है, ये मास m2 है और इसको हम किसी वेक्टर r2 से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम वेक्टर r से डिनोट कर रहे हैं। सो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r equal to vector r2, this plus this is equal to this, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये m1 की पोजीशन वेक्टर r1 दिया है, m2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r2 दिया है और m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस ये दिया है। मुझे एक्चुअली वेक्टर r से मतलब है जो कि वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ये जो चीजें हैं ये खामखा हमारे डिस्कशंस को टफ बना रही हैं। एनसीईआरटी में दी है तो हम पढ़ेंगे तो, पर आपके लिए शायद फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ G(m1m2/r² काम का है, ये इसका वेक्टर फॉर्म ज्यादा काम का नहीं है। मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, पर इनिशियली तो कम से कम आप इन चीजों के लिए ज्यादा बॉदर ना करें। जब सब सवाल ववाल बनने लगे आपसे तो कभी बहुत बाद में कभी आप इनकी रीडिंग मार सकते हैं। इनिशियली आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब ये r यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r, वैसे r क्या लिख देता हूं, r इज अ यूनिट वेक्टर, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर from m1 to m2, r कैप इज अ यूनिट वेक्टर from m1 to m2। तो अब हम हेडिंग दे रहे हैं, इसकी क्लियरली समझा रहे हैं हम फॉर्मूला लिख किस तरह। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 में एक अच्छी बात वैसे सीखी जा सकती है, एक बढ़िया बात यहाँ सीखी जा सकती है, हालांकि डीप है पर हाँ जरूरत तो पड़ेगी। एक काम की बात इस बीच निकल आई, ये सब तो कचरा है, इस पे नजर ना मारे। पर अगर मैं कह रहा हूँ m1 पे फोर्स निकालना है m2 के कारण, तो एक बात जरा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लीजिए कि आपको मानना चाहिए कि m2 जो है वो आपने पकड़ के रखा है, आप फोर्स आ रहे हैं m1 पे m2 के कारण,
तो आप उसकी मैग्नीट्यूड तो जानते हैं G(m1m2/r²). आप तो केवल डायरेक्शन की ही लड़ाई बाकी है। तो आप m2 को स्टेशनरी मानिए और m1 को चलने के लिए फ्री छोड़ दीजिए। आप जिस डायरेक्शन में m1 चलेगा ना m2 से अट्रैक्शन के कारण, वो m1 पे m2 के कारण फोर्स की डायरेक्शन कहलाएगी। इसको मैं 4 स्टार दे रहा हूं और आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। The mass on which direction of force is to be determined. The mass on which direction of force is to be determined. The mass on which direction of force should be determined is to be determined. The mass on which direction of force is to be determined should be considered mobile, should be considered free to move. जिस पे आपको फोर्स की डायरेक्शन निकाली है उसको आप चलने के लिए फ्री मानिए, उसको आप चलने के लिए फ्री मानिए। And the other mass should be held at rest. Other mass should be held at rest. The mass on which direction of force is to be determined is free to move, while the other mass is held at rest. इसे पकड़ के रखा है। अगर ये m1 है और ये m2 है, तो पहली बात तो ये है कि जो फोर्स काम करता है ना, पहले एक और बात लिखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये लाइन भी काम की है, 3 स्टार आप इस पे भी दीजिए। ये भी फिलहाल मुझे एनसीईआरटी में दिख नहीं रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, that is it acts along the line joining the centers of the two masses. The central force है, it acts along the line joining the centers of the two masses. It acts along the line joining the centers of the two masses. ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम F12 फोर्स ऑन 1 न्यूट्रल 2 और इसको लिखते हैं F21। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 न्यूट्रल 2 और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 न्यूट्रल 1। ये बातें भी हम कुछ ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, कोई आवश्यकता है नहीं। अगर G(m1m2/r²) आपको आता है तो इन बातों को पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात पता तो लगी कि जिस पे आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस पे आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए उसे चलने के लिए फ्री छोड़ दीजिए, इसको पकड़ के रखिए। अब अट्रैक्शन के कारण 1 2 की तरफ भागेगा ना, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, और वेक्टर r की डायरेक्शन तो ये आई थी यहाँ से यहाँ तक। तो F12 जो है वो r की डायरेक्शन में जा रहा है और F21 जो है वो r के अगेंस्ट जा रहा है। बहुत ज्यादा इन पे ध्यान ना दिया जाए। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आप खुद ब खुद कहीं ना कहीं सवालों के दरमियान आप इन्हें सीख लें। The gravitational force is attractive, that is the force is along minus vector r. The force on point mass m1 due to m2 is of course minus f by Newton's third law. ये तो ऐसा लिख दीजिए, एक और बात लिख दीजिए कि the force on the two masses are equal and opposite. The force on the two masses are equal and opposite. इस पे भी 3 स्टार दे दीजिए। And because they have the nature of action reaction, they form action reaction pair. ये दोनों मासेस पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। और हम ये पाएंगे कि F12 माइनस F21, जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, और मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर है। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। रेशियो ऑफ forces on the two masses is -1:1, even if the two masses
आर डिफरेंट। m1 जो है 1 kg का मास है और m2 10 to the power 6 kg का मास, पर फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा क्योंकि फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। हल्के मास पे भी फोर्स उतना ही लगेगा जितना भारी मास पे, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी, इसलिए हम उनको -1:1 कह रहे हैं। खाली जब फोर्स कहा जाता है तो हमारा तात्पर्य इनके वेक्टर होने से ही है, तो कायदे से आपको अगर फोर्सेस का रेशियो मांगता है तो -1:1 आपको बताना चाहिए। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, दोनों पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, रेशियो -1:1 है, तो मेरे ख्याल से तो इस पे भी 3 स्टार और इस पे 4 स्टार लगा लीजिए। इस पे 3 स्टार लगा लीजिए और इस पे 4 स्टार लगा लीजिए कि फोर्सेस का रेशियो -1:1 है। ये उस पैराग्राफ में कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव दैट द फोर्स इज अराउंड -r, द फोर्स ऑन पॉइंट m is of course -r by Newton's third law. Thus the gravitational force F12 on the body 1 due to 2 and F21 on the body 2 due to 1 are related as ये formula से लिख दिया, F12 is equal to -F21. So before we can apply this to objects under consideration, we have to be careful since the law refers to a point mass. So warning एक बार फिर से लिख दीजिए, एक बार warning फिर से लिख दीजिए। This law, Newton's law of gravitation is valid. Newton's law of gravitation is valid only for point masses. Newton's law of gravitation is valid only for point masses and not for extended objects. It is not valid for extended objects which have finite size. Not for point extended objects which have finite size. अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि हम मान लेते हैं कि इसका मास इसके सेंटर पे रखा है और मान लेते हैं कि इसका मास इसके सेंटर पे रखा है और ये इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और f का फॉर्मूला g m1 m2 by r² कर देंगे। ये तरीका गलत है, ये नहीं होता, आप ये नहीं मान सकते। वार्निंग में साफ साफ लिख दीजिए फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो तो हमारी बातें बाद में बदल जाएंगी, अगर दोनों ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो तो बाद में हमारी बातें बदल जाएंगी, पर इन जनरल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ नहीं लगाया जाता, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लॉ नहीं लगाया जाता, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ये लॉ लगाया जाता है। ये आगे पढ़ना ही है, अभी इस बारे में ध्यान न दें, आगे सफिशिएंट इसके डिस्कशंस हैं, अभी सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ये लॉ वैलिड है। वेक्टर फॉर्म फिर से आप हेडिंग दे दीजिए, इस बीच की काफी सारी बातों में हम घूम गए, तो फिर से हेडिंग दे दीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं और डिटेल में जाने के बजाय मैं भी आपको ये कह देता हूँ, ये है और ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो चलो माइनस साइन लगा दिया और ये आर क्या हो गया, हाँ ये आंसर हो गया। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे हम आर कैप कह देते हैं, और बहुत डिटेल में समझेंगे तो माइनस साइन को और समझा पाएंगे, पर मैं तो फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ। हाँ यही समझ लेना ज्यादा काम का है कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, minus sign indicates that force is attractive and it is opposite to vector r. Here it is opposite to r cap. ये r cap के opposite है। सर हाँ सर, ये आर कैप क्या है फिर से बता दीजिए। r cap को यूनिट वेक्टर कहते हैं ना, एक वेक्टर को बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है, जैसे उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर, बस सिर्फ डायरेक्शन जो बताता है। अब मैं r cap को लिख रहा हूँ वेक्टर r अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यहाँ डाल रहा हूँ, तो f का फॉर्मूला हो गया -g m1 m2 और r² और r कैप की वैल्यू लिख दी यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला हो गया -g m1 m2 by r³ into वेक्टर r। इसकी समरी देख लीजिए, इसकी समरी ये है
तो F का जो मैग्नीट्यूड है वो है G m1m2/r²। और अगर आप वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी चाहते हैं तो ये है -G m1m2/r² r कैप, और इसी को हम लोग बोलते हैं -G m1m2/r³ इनटू वेक्टर। ये पूरी समरी है केवल, बाकी सारी बातें छोड़ी जा सकती है और इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए मैं इन दोनों पे 3-3 स्टार दे देता हूँ। चलिए क्या है, अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हो ना तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यूनिट, और अगर पूरा वेक्टर ले रहे हो तो आर तुम ऊपर ला रहे हो तो नीचे भी आर लाओ। यूनिट वेक्टर है कि पूरा वेक्टर आर है, उसका फर्क जरूर ध्यान से देखो, ये सीखने लायक है। यहाँ तो इसे इग्नोर भी मारा जा सकता है क्योंकि अभी असली चैप्टर की जो मोर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बची है, हम जबरदस्ती बारीकियों में घुस रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो ये रहा, डायरेक्शन बताना है तो आप -r कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कम से कम 1 होता है। अब तुम पूरे वेक्टर आर से, ये यूनिट वेक्टर है और ये पूरा वेक्टर आर, जब तुम यूनिट वेक्टर की जगह पूरा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये आर नीचे चला जाएगा, ये आर नीचे चला जाएगा, r² × r, ये r³ हो जाएगा। ये खाली जब कुछ नहीं लिखा है तो ये उसका मैग्नीट्यूड ही है, और ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो r² × r, r³ हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये r² ही है, और अगर ये पूरा वेक्टर r है, r ऊपर आया है तो r नीचे भी आएगा, तो ये r³ है। इन पे थोड़ा ध्यान दे लें, डिनोमिनेटर पे ध्यान दे लें, इस पे न्यूमेरिकल तो नहीं बनते, इन पे न्यूमेरिकल तो नहीं बनते। ऐसी हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी है तो कि वो आपसे पूछे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या है। आए तो है पास में, पर वो हम कभी नहीं सीख जाएंगे। अभी तो हमें इनिशियली फॉर्मूले देख रहे हैं और उन पे जो न्यूमेरिकल आए हैं PYQ में वो करना है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो आप बहुत बाद में भी कभी भी सीख सकते हैं। अब आप हेडिंग दे दीजिए, any one of them is a vector sum of ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस की बात बता रहा है ना, तो हेडिंग दे दीजिए फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस, force on a mass due to system of masses। अब जैसे कि हमारे सामने सिचुएशन ये है, ये भी डायरेक्टली तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग से पढ़ाए जाने लायक नहीं है। हाँ, इन पे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे आज। The force on any one of them is the vector sum। ये लाइन लिख लीजिए, फोर्स ऑन एनी, मतलब सिस्टम ऑफ मासेस में मेरे पास ये है, एक मास है, दूसरा मास है, तीसरा मास है, चौथा मास है, ऐसे डायग्राम में आप बना लीजिए। ये मेरी M3 है, ये M1 है, ये M2 है, और ये M4 है, ये M4, और हमें निकालना है, जैसा डायग्राम बना दीजिए। We have to calculate resultant force on M1। कई मासेस हैं, 2 पॉइंट मासेस नहीं है, 2 से ज्यादा हैं, थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल इसके बनते हैं और एनसीईआरटी में दिया है तो काम का है भी। ये मासेस हैं, मुझे M1 पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, M1 पे M3 के कारण निकालूंगा, M1 पे M2 के कारण निकालूंगा, और M1 पे M4 के कारण निकालूंगा, और बस फिर इन सब का वेक्टर सम कर लूंगा। तो लिख दीजिए, लाइन एनसीईआरटी लिख लिया, वो ये तो डायरेक्ट है, लिख दीजिए calculate the force on M1 due to all other masses
Calculate the force on M1 due to all other masses. Calculate the force on M1 due to all other masses. And the net force on M1, is the vector sum of the gravitational forces, exerted by other point masses. बस तो अगर मैं बस अब वेक्टर सम लेना है तो इसकी एक्सप्रेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तभी आप समझेंगे। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालना पड़ेगा। पहले आप इनका मैग्नीट्यूड निकालिए, आप सबका GM1 M2/R² निकालिए, फिर सारे एंगल्स क्लियरली निकालिए, है ना। पहले तो सारे R क्लियरली निकालिए। ऐसा लिख दीजिए, मैं इसका फॉर्मूला चलिए आपको सामने पहले लिख देता हूँ। जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 आएगा वो हो जाएगा GM1 M2/R12 का स्क्वायर प्लस GM1 M2 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस GM1 M4 सॉरी M1 M2 के बीच में ये था M1 M3 हो जाएगा, और GM1 M4 हो जाएगा अपॉन R14 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये है R13, फोर्स इसके अगेंस्ट है, तो मैं वो प्रॉपर डायरेक्शन वगैरह दे दूंगा। यहाँ पे R12 लिख लूंगा, कैप लिख लूंगा, R12 कैप, ये भी ये R13 कैप, और ये भी R14 कैप। इसकी मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से हम इसे न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस हमने इतना समझना है, जो अलग से लिखा है ना कि रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसी को हाईलाइट कर लीजिए बस, और उसी पे 3 स्टार दे दीजिए। रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्स। ये इक्वेशन काम की नहीं है, इसे इग्नोर ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको लिखवाता हूँ स्टेप्स, ये अब काम के रहेंगे। स्टेप्स नंबर 1, फाइंड R12, R13, R14। अगर आपको 1 पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ना, तो 1 का बाकियों से डिस्टेंस निकाल लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ऑल अदर मासेस। ये क्रिएटिव काम है, इसके लिए ज्योमेट्री लगती है या ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ये थोड़ा सा टफ जाता है पार्ट। ये डिस्टेंस आप केयरफुली निकालिए, फिर आप निकालिए कैलकुलेट F12, F13 and F14 in magnitudes only। वही GM1 M2 by respective R squares। आप खाली इनका मैग्नीट्यूड निकालिए, हर एक का मैग्नीट्यूड सेपरेटली निकालिए। पहले सारे डिस्टेंस निकालिए ध्यान से, मासेस तो इसने आपको दिए ही होंगे, फिर सारे अपने अपने GM1 M2/R² निकाल लीजिए। और अब असली खतरनाक बात है कि फाइंड, फिर से जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। टफ क्वेश्चन जा रहा है ये, पर हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आज 11th में जो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं वही 12th में पूरी की पूरी जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ज्यादा सवाल आते हैं, ग्रेविटेशन के सवाल वो उड़ा देते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ज्यादा पूछते हैं। थर्ड स्टेप लिख दीजिए, फाइंड एंगल्स, डिटरमिन एंगल्स वेरी केयरफुली। ये टफ काम होता है। θ1, θ2 वगैरह जो भी हैं, जो भी एंगल्स बन सकते हैं सारे निकालिए। और फिर चौथा स्टेप है कि अप्लाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अप्लाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाना है, ये किसी न्यूमेरिकल को लेके ही आपको समझ में आएगा। हाँ, ये काम की चीज है, इसलिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज है और टफ चीज है और लेंथी चीज, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी।
बीच में बहुत सारा कचरा था, उस कचरे को इग्नोर करें और इस पे ज्यादा फोकस करें। इस सवाल को समझने में आपको 1 घंटा भी लगता हो तो लगाएं। इट इज वर्थ इट एट लीस्ट इनिशियली। एग्जांपल 8.2 देख रहा हूं, if the 3 equal masses of mass, if न्यूमेरिकल में अक्सर आसान बनाने के लिए सिमेट्री देगा, उसने 3 इक्वल मासेस दे दी। 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। ये ABC है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने बोला है, और एक मास यहाँ भी रखा है और एक मास यहाँ भी रखा है और एक मास यहाँ भी रखा है। The 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। कहता है what is the force acting on a mass 2m placed in the centroid G of the triangle। हाँ, ये important question है। ये centroid है, यहाँ पे एक मास 2m होता है, इस पर नेट फोर्स निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो आपको नेट फोर्स जो निकालना है जी वाले मास पर, वो है वेक्टर ऑफ एफ जी ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी। इसके कारण आपको नेट फोर्स निकालना है जी पर, तो जी पर फोर्स निकालिए ए के कारण, इस पर फोर्स निकालिए बी के कारण, और इस पर फोर्स निकालिए सी के कारण, और इनका वेक्टर सम लीजिए। अब मुझे अगर स्टेप नंबर 1 के हिसाब से तो मुझे डिस्टेंस क्लियरली निकालना चाहिए। ये डिस्टेंस निकालना तो बड़ा कठिन काम है, जो एजी डिस्टेंस है ना वो निकालना आसान नहीं है, पर इस सवाल में फिलहाल उस एजी को निकालने की जरूरत भी नहीं है, कभी हमें सीखना होगा तो सीख भी लेंगे। फिलहाल इस एजी को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ड्यू टू सिमेट्री डिस्टेंस जो एजी है और वही डिस्टेंस जीबी है और वही डिस्टेंस जीसी है, और मान लेते हैं वो एक्स है, मान लेते हैं वो एक्स है, तो एफ जी ए का जो मैग्नीट्यूड है और एफ जी बी का जो मैग्नीट्यूड है और एफ जी सी का जो मैग्नीट्यूड है, ये सारे के सारे जी एम वन एम टू बाय जी एम इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर है। इसको मैं एफ ही कह देता हूँ डायरेक्टली। मैं समझता हूँ कि जितना भी जो भी ये डिस्टेंस है वही ये भी डिस्टेंस है और वही ये भी डिस्टेंस। मैंने स्टेप नंबर 1 में शायद सारे आर निकाले और ये पाया कि आर सेम। फिर मैंने हर एक का फोर्स निकाला, m1 m2 by x square, m1 m2 by x square, m1 m2 by x square, सॉरी एक मास 2 है, g n into 2 है तो x square। अब इसके बाद चीज थोड़ी सी कठिन आ रही है, जो कि सीखनी बहुत ही आवश्यक है, बड़ी ही प्यारी है, कि अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। ये तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और आपस में सब इक्वली इंक्लाइंड है सिमेट्री के कारण। जितना ये एंगल है ना उतना ही ये एंगल है, उतना ही ये एंगल है। मैं देखूंगा एनसीईआरटी ने क्या दिया है, पहले तो मैं 5 स्टार लगा के यही लिखवाऊंगा। मेरी सिचुएशन ये बन गई है, मेरी सिचुएशन ये बन गई है, ये डायग्राम बना लीजिए, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी है, और पता नहीं है एंगल कितना है, पर ये सब एंगल बराबर है। अब एक सिमेट्री का एक बढ़िया 5 स्टार वाला रूल हम दे सकते हैं। सारे फोर्सेस जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। If n equal vectors act at a point such that all the vectors are equally inclined to one another, then you symmetry resulted from all such vectors is ये बड़ा प्यारा लॉ है। इस समय सेंट्रॉइड पे जो मास 2m बैठा है उस पे
ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण जो फोर्सेस हैं वो बराबर है और सब आपस में एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड भी है। तो पूरी सिमेट्री है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी सेम है। इसमें हम रिजोल्यूशन से बच जाएंगे, हालांकि रिजोल्यूशन से हमें बचना नहीं चाहिए, हमें सीखना ही चाहिए। इन फोर्सेस को आई और जे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हमें जरूर आना ही चाहिए। और एक सिमेट्री वाला बड़ा प्यारा रूल है जो कि आपको यूज करना चाहिए। पेपर में ज्यादातर सिमेट्री वाले केसेस ही आएंगे। अगर n इक्वल वेक्टर्स हैं और आपस में सब इक्वली इंक्लाइंड है वन अनदर, सिमेट्री के कारण इन सब का रिजल्टेंट 0 आएगा। तो सेंट्रोइड पे जो मास बैठा है उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये 360 डिग्री बाय n है, यानी कि 2 पाई बाय n रेडियंस। फिलहाल ये 360 बाय 3 है, ये 120 डिग्री। ये जो एंगल है ना इन सब में आपस में, ये एंगल 120 डिग्री है। ये प्रूव किया जा सकता है इन जनरल n वेक्टर्स हों और आपस में हर एक में एंगल 360 बाय n हो डिग्री में, जो कि यहाँ 120 डिग्री आ रहा है। इस लाइन की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं थी। आप तो अगर सिमेट्री देखें तो आप 0 मार ही दीजिए, आपको 0 वाला ही केस पेपर में आएगा। ऐसा अगर गंदा सा कचरा सा सवाल आ रहा है तो जरूर उसका आंसर 0 ही आएगा। रिस्क ली जा सकती है क्योंकि दिखने में डरावना है तो अंदर कहीं ना कहीं वो हल्का सवाल निकलेगा। पूरी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, पर 99.9% ऐसा अगर खतरनाक दिखने वाला सवाल है तो उसकी सोल्यूशन तुच्छ से निकलेगी और आप 0 पे रिस्क ऐसे केसेस में ले सकते हैं। ये जो एंगल होता है ये 360 बाय n होता है। टोटल एंगल यहाँ 360 है ना यहाँ पर, और ये हर एक का एंगल आपस में 120 डिग्री है। तो अलग से लिख देते हैं, फिर से लिख दीजिए, फिर से cos स्टार दे दीजिए। If three equal vectors act at a point, if three equal vectors act at a point, all inclined at 120 degree to each other, all inclined at 120 degree to each other, then the resultant is always 0. इक्वल वेक्टर्स है मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है और आपस में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। बिल्कुल 5 से भी ज्यादा स्टार या सुपर स्टार वाला स्टेटमेंट है, बड़ी मदद करेगा आपकी। खैर इसको एनसीईआरटी ने रेजोल्यूशन से सिखाया है और वो अच्छा है, हम जरूर सीखना चाहते हैं। रिजल्टेंट वो 0 आ रहा है, पहले तो आप ये रख लीजिए, फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ। इन्होंने जो रिजोल्यूशन वाला मेथड किया है जरूर सीखना चाहता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जी है, ये मास 2m का है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है। जो बेस्ट मेथड है ना वो रिजोल्यूशन वाला ही। आई और जे के टर्म्स में हर वेक्टर को अगर आप एक्सप्रेस कर दे, उससे ज्यादा तो अच्छा कुछ होता ही नहीं। ये मास इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये मास इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग इसको प्लस एक्स एक्सेस ले रहे हैं और इसको प्लस वाई एक्सेस ले रहे हैं। मतलब ये माइनस एक्स एक्सेस है और ये माइनस वाई एक्सेस है। प्लस एक्स को हम लोग बोलते हैं आई कैप, माइनस एक्स को कहते हैं माइनस आई कैप, प्लस वाई को कहते हैं प्लस जे कैप और माइनस वाई को कहते हैं माइनस जे कैप। कायदे से सब आपको लिख लेना चाहिए, ये सब आपको कायदे से लिख लेना चाहिए। अब बड़ा खतरनाक है एंगल्स निकाल पाना, बड़ा टफ है। ये पूरा अगर एंगल 60 है तो ये एंगल 30 है सिमेट्री के मारे, और ये एंगल भी सिमेट्री के मारे 30 है, और ये तो 90 और ये 90 है। तो ये बचा हुआ पूरा एंगल हो गया, ये 60 हो गया और ये 180 हो गया टोटल। मतलब 30 प्लस 30 और ये आना चाहिए, इसको छोड़ दे। बड़े वाले ट्रायंगल को ले, बड़े वाले ट्रायंगल को ले, तो 30 प्लस 30 प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 180। तो थीटा डैश जो है वो 180 माइनस 60 आ रहा है ना, 120 आ रहा है। ये एंगल 60 है,
ये एंगल 60 है और पूरा एंगल 120। अब इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरा एंगल भी 120 है और ये एंगल 90 है। ये एंगल 90 क्योंकि y एक्सिस और ये x एक्सिस है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। बस ये थोड़ा खतरनाक बात है, ओके। इन्हें आपको कायदे से सीख ट्राई करना चाहिए, इजीली नहीं बनेगा आपसे। ये तो पूरा 60 है तो ये 30 है, ये पूरा 60 है तो ये पूरा 30 है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 120 है, 120 में 60 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया, सिमेट्री के कारण आधा आधा हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये पूरा एंगल भी 120 है और 120 में से ये 90 है तो ये एंगल बच गया 30, ये 30। अब मैं अच्छी काम कर रहा हूँ, एफ जी ए को लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए वेक्टर फॉर्म में, ये है जी एम इंटू 2a अपन जो भी डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस को एनसीईआरटी ने एल कहा है, चलो हम एल ले लेते हैं और ये डायरेक्शन है प्लस जे कैप, ये डायरेक्शन है प्लस जे कैप। एफ जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ जी भी देख रहे हैं, फोर्स ऑन डी जी ड्यू टू बी, हाँ ये बी है, ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट आएगा जी एम इंटू 2m बाय एल और इसका एक कंपोनेंट आएगा माइनस आई कैप के अलावा, सॉरी इसका यह फोर्स यहाँ आ जाएगा, फिर इधर cos 30 फोर्स रिजॉल्व को तो इंक्लाइन फोर्स से तो रिजॉल्व करेंगे ना, ये cos 30 यहाँ आ गया और इसका sin 30 यहाँ आ जाएगा प्लस जी एम इंटू 2m अपॉन एल और ये हो गया sin 30। अगर ये एंगल 30 है इधर cos 30 आ गया, इधर sin 30 आ गया और ये डायरेक्शन है माइनस जे क्या ऐसे अगर फोर्स ऑन जी तो आप सी देखेंगे, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ इसका cos आएगा, यहाँ इसका sin आएगा, ये है जी एम इंटू 2l बाय एल, इधर cos 30 आ रहा है और डायरेक्शन प्लस आई कैप है और इधर इसका sin 30 आ रहा है, जी एम इंटू 2m बाय एल, इधर cos आया, इधर sin आया, ये वाले एंगल नहीं लिखो, यही वाले 30 30 यही टर्म्स में मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, इधर आया cos और इधर आएगा sin, ये आ जाएगा sin 30 माइनस जे, ये होगा तीनों फोर्स। अब अगर मैंने ऐड करेंगे तो ये वाले तो टर्म कैंसिल ही हो जाएंगे, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ और ये हो जाएगा sin 30 है 1/2 और ये sin 30 भी हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, टोटल आएगा ये माइनस जे कैप में और ये उतना ही आ रहा है प्लस जे कैप में, तो इन दोनों का सम इससे कैंसिल हो जाएगा, टोटल जो फोर्स आएगा एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी, ये फाइनली 0 आ जाएगा। हाँ इसे कायदे से आपको करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा टफ है, मन नहीं करता है, पर ये इसेंशियल टूल है, आपको इसे जरूर करना चाहिए। वेक्टर्स के रूप में रिजॉल्व करिए, जहां से एंगल 30 दिया वहां cos और साइड में sin, इधर cos और sin और डायरेक्शन में पहले लिख चुका हूं प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। ये थोड़ा सा टफ है पर जरूर करना चाहिए आपको, इतना यदि आप कर पाएंगे तो फिर फिजिक्स में दिक्कत और नहीं आएगी इससे ज्यादा। तो खैर वही कह रहा है, इसने एफ जी एफ जी बी और एफ जी सी लिखे, फिर कहता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अच्छा वेक्टर सम को बोलते हैं, सुपरपोजिशन लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए वेक्टर सम। सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब ही है वेक्टर सम, एक के असर में दूसरे का असर ऐड करिए और उसी में तीसरे का भी असर ऐड करिए, सबके वेक्टर सम को कहते हैं एक दूसरे के असर पे हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं। So from the principle of superposition and the law of vector addition, the resultant gravitational force GM पे आ गया 0. That alternatively one expects on the basis of symmetry that the resultant force ought to be 0. Symmetry वाली बात हमारे ज्यादा काम की है। अब इसी सवाल में पार्ट बी है, क्वेश्चन लिख दीजिए, पार्ट बी कर दीजिए कि mass at vertex A is doubled. The mass at vertex A is doubled. To find the resultant force or the mass at G. Mass at the vertex A is doubled and the resultant force on ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये G हो गया, ये तो 2m है ही, इसको भी 2m कर दिया
और इसको m और m ही रखा। अब कह रहा है साहब आप इस पे नेट फोर्स बताओ। तो एक तरीका तो वो है ही कि आप एफ जी ए निकालें, एफ जी बी निकालें, एफ जी सी निकालें और हर एक को उसके रिजॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। तो मैं इसे इस मेथड से सॉल्व करूंगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका तो यही है। फाइंड द राइट एक्सप्रेशंस ऑफ FGA, expressions of FGA, FGB and FGC, मतलब वही GM1 M2 by x square बार ऐसे। फिर आप क्या करिए, express each of the above force in I, J form। ये फोर्स आएगा ना, ये तो पूरा J कैप के अलावा ये आएगा, तो इसे यहाँ और यहाँ रिजॉल्व करिएगा by resolving it। और नंबर 3 वेक्टर एडिशन। एक तरीका तो ये है, हर एक का फोर्स निकालिए, फिर सबको आईजे फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। ये जैसे फोर्स है तो इसको रिजॉल्व करिए यहाँ और यहाँ, ये जो फोर्स आएगा इसको भी रिजॉल्व करिएगा यहाँ और यहाँ, और आप सबको ऐड कर दीजिए। कुछ प्लस आई और कुछ माइनस आई शायद कैंसिल हो जाए, कुछ प्लस जे और माइनस जे शायद कुछ कैंसिल हो जाए। ये तरीका कायदे से आपको आना चाहिए, ये मस्ट मान लीजिए, भले आपको बहुत टाइम लगे पर इसे कई बार करिए। मैं फिलहाल आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड दे रहा हूँ, हमारे ज्यादा काम तो यही आएगा, इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि यार एक काम करो तुम, ये जो 2m है ना, इसको m और m में ब्रेक कर दो, ये m और m में ब्रेक कर दो। अब क्या होगा, ये m और ये m और ये m सिमेट्री क्रिएट करेंगे। ऐसा ही लिख दीजिए ऑल्टरनेट मेथड, बड़ा प्यारा मेथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, split the bigger mass at the corner, split the bigger mass at the vertex। जो vertex पे जो बड़ा mass है ना उसको split कर दीजिए, such that the masses at the three corners become equal, such that the masses at the three corners become equal। ये 2m यहाँ से किया, मैं इसे m और n में तोड़ रहा हूँ, इस m के बारे में बाद में सोचूंगा। अब मैं जानता हूँ सिमेट्री के कारण ये m और ये m और ये m तो सेंटर पे जीरो ही असर लाएंगे। बोल दीजिए, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द masses m at the three corners, due to symmetry of the masses m at the three corners, the resultant force on the mass at centroid is 0। यहाँ मास कितना रखा है उससे मतलब नहीं है, 2m है कि 4m है कि 8m है उससे मतलब नहीं है, यहाँ कितना भी मास है उसका नेट फोर्स 0 ही आएगा अगर यहाँ सिमेट्री है तो पहले तो मैं इनके कारण इनको m में तोड़ दिया, अब ये m में कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मेरे पास फाइनली बस ये दो मास बचे, ये फाइनली सिस्टम है, ये m है और ये 2m है। बस लिख दीजिए, रीड्रॉ द फाइनल सिस्टम लेफ्ट विद अस। जिनके असर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं उन सबको पहले तुम कैंसिल करा दो और बचे हुए मास को ड्रॉ कर लो। ये डिस्टेंस अगर L है तो ये फोर्स आ जाएगा, अब तो वही मास है, ये फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Gm into 2m अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है, पता नहीं 1 स्क्वायर है कि L स्क्वायर है, और ये डायरेक्शन है। अच्छा, इस पे फोर्स मांगा है तो ये डायरेक्शन है प्लस है, इस पे फोर्स मांगा है तो ऊपर की तरफ इसकी तरफ जाएगा, इसलिए डायरेक्शन है प्लस है। जिस पे फोर्स मांगा है उसको माना जाए कि वो चलेगा, ये वाला स्टेशनरी है और ये 2m अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ चला जाएगा। ये आंसर हो गया।
शायद उसमें वो डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, हाँ लिखा है, एक AG is equal to BG is equal to CG equal to 1 मीटर। बढ़िया है, ये अच्छे एडवांस न्यूमेरिकल है, परंतु आपको जरूर करने हैं, कितना भी टाइम लगे। थियरी बिल्कुल मत पढ़िए, एफ का फॉर्मूला G(m1m2/r²) काफी है, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाए। वेक्टर्स तो पढ़े ही हैं अपन ने, सीधे इसको आप बहुत बार करिए। आप मून के एक्सीलरेशन वगैरह की बातें नहीं छोड़ दीजिए, बस इन्हें बहुत बार रिपीट करिए। आप बोलिए कि ग्रेविटेशनल लॉ भैया G(m1m2/r²) होता है, बाकी जो फाइनल पॉइंट्स है जैसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, और ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि लिंक करेगा, और ये एक्शन रिएक्शन है, और ये -1:1 के रेशियो में है, इन बातों पे अगर आप पहले टाइम लगाओगे तो आप फिजिक्स कभी सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। चलिए एक थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ और बचा है, इसकी भी रीडिंग मार दें। कहता है फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ एंड अ पॉइंट मास, ये जो ऊपर के डिस्कशन है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो हेडिंग दे दीजिए, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है भी नहीं मेरे हिसाब से, तो हेडिंग दे दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड अ पॉइंट मास। Gravitational force between an extended object and a point mass। इससे डायरेक्टली तो काम की बात नहीं है, ये अर्थ है जिसको कि आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और ये पॉइंट मास, इसका मास में कैपिटल मान रहा हूँ, ये अर्थ है जो कि काफी बड़ा है, और यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मास है। कहता है फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ एंड अ पॉइंट मास, दैट इक्वेशन इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। अब क्या कह रहा है, ईच पॉइंट मास इन द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द गिवन पॉइंट मास। कहता है इसका फोर्स होगा ना वो यहाँ होगा, इसका फोर्स होगा वो यहाँ होगा, इसका फोर्स यहाँ होगा। ये लाइन लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ईच पॉइंट मास in the extended object will exert a force on P। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मास हैं वो सब P पे अपने अपने फोर्स लगाएंगे। ये पॉइंट बकवास है, कहता है each point mass in the extended object will exert a force in the given point mass and these forces will not be in the same direction। डायरेक्शन सेम है नहीं, these forces are not in same direction। भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स तो सब अलग अलग ही हो रही हैं, तो ये फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है। बाकायदे से आपको अब इन सब का वेक्टर सम करना चाहिए। ऐसा लिख दीजिए, टू फाइंड द रिजल्टेंट we should obtain vector sum of all the above forces। to find the resultant we should calculate the vector sum of all the above forces। ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है, फिर इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स, और इसके बीच में फोर्स, और ऐसे इसके जितने भी पॉइंट मासेस हैं सबके बीच का फोर्स निकालिए और सबका वेक्टर सम करिए, जो कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है पर कैलकुलस से बहुत इजीली पॉसिबल है। ऐसा लिख दीजिए, इट कैन बी डन बाय यूजिंग कैलकुलस। ऐसे तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं, सब रैंडम बातें हैं, पर कैलकुलस की मदद से ये काम किया जा सकता है, पर हमें करना नहीं पड़ेगा, इसलिए परेशान ना हो। कह रहा है कि भाई तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल लॉ तो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, तो ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट में मान लेना कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना है, फिर हर एक का G(m1m2/r²) निकाल लेना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन में भी, और फिर सबका वेक्टर सम ले लेना, इसको आप दोबारा ना पढ़े। अब कह रहा है दिस इज इजीली डन विद कैलकुलस फॉर टू स्पेशल केसेस, अ सिंपल लॉ रिजल्ट्स व्हेन यू डू दैट। जब आप वो करेंगे तो सिंपल रिजल्ट्स आ रहा है, स्पेशल केस आ रहा है। आप लिख दीजिए the force of attraction between the hollow spherical shell, hollow को बड़ा लिख दीजिए, hollow spherical shell, यूनिफॉर्म डेंसिटी लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a hollow spherical shell, उसका फर्क पड़ता तो है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आंसर अलग आएगा, पर हम उन बारीकियों में नहीं जा सकते।
force of attraction between a hollow spherical shell and a point mass situated outside is same as if the entire mass of the shell is concentrated of the shell is concentrated at the center of the shell. कह रहा है एक ये मास है, हॉलो है, जरा हॉलो का ध्यान रखिएगा, और ये पॉइंट मास, और आप ये मान लीजिए इसका सारा का सारा मास यहाँ सिचुएटेड सेंटर। अब ये हम कर सकते हैं, कह रहा है आप ये डिस्टेंस ध्यान से निकाल लीजिए, और इनके बीच में जो फोर्स है वो Gm into small m by x squared से निकाला जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है और एक ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है। यदि ये हॉलो स्फीयर है तो इसका सारा का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ये मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, ये किसी और शेप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिखवा देता हूं, आगे कहीं आ जाएगी कि the mass can be considered to be concentrated at center. Mass can be considered to be concentrated at center. Mass can be considered to be concentrated at center only for objects having spherical symmetry. Only for objects having spherical symmetry. ये spherical symmetry थोड़ा कैप्स में लिख दीजिए, बाद में समझ में आएगा। उसका ये कहना है भाई तुम एक फोर्स यहाँ होगा, एक फोर्स यहाँ होगा, एक फोर्स यहाँ होगा, ऐसे। अब इसको और इसको तुम रिजॉल्व करो तो ये वाले कंपोनेंट इनके कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट जिंदा बचेंगे। जैसा एक यहाँ पार्टिकल है, यहाँ सॉरी अंदर तो है ही नहीं, सॉरी, जैसा सरफेस पे यहाँ एक पार्टिकल है, ऐसे ही सरफेस पे यहाँ भी एक पार्टिकल है। जैसा यहाँ फोर्स आएगा वैसे यहाँ भी फोर्स आएगा, और सिमेट्री के कारण इनका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और इनके ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसलिए माना जा सकता है। मैं इसको रीड तो कर दे रहा हूँ पर इसके लॉजिक आप दोबारा प्लीज पढ़िएगा मत। कहता है क्वालिटेटिवली दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलो, समझा रहा है, हम एक बार सुन लेते हैं पर दोबारा इसे पढ़ेंगे नहीं। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉज्ड बाय द वेरियस रीजन्स ऑफ द शेल हैव कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट मास टू द सेंटर एज वेल एज अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ भी आएगा, और जैसा एक मास यहाँ है वैसा एक मास यहाँ भी आपको मिलेगा। इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे। ऐसा कुछ वो समझा रहा है जो आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा। फाइनल फैसला ये है कि अगर स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है तो उसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए। अब आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ है, पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए। क्या इसका रीजन है, क्यों ये वैलिड है, हमें नहीं पता। स्फेरिकल सिमेट्री नाम की कुछ बात मैंने की तो है। और लास्ट पॉइंट वो कह रहा है, ये भी आप लिख दीजिए फिर से 4 स्टार लगा के, बल्कि 5 स्टार दे दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, मैं यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं लिखवा रहा, हालांकि वहां होना चाहिए, चलिए लिख दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। Force of attraction due to hollow spherical shell of uniform density on a point mass situated inside को highlight कर दीजिए, inside it is 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 5 स्टार में लिख दीजिए और 4-5 बार वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए। इनसाइड को हाईलाइट कर दीजिए। अगर बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये अंदर है कहीं भी, ये m है और ये m है और ये हॉलो स्फीयर है, और स्फीयर को हम शेल कहते हैं, और हम तो हमेशा सिंपलिसिटी वाले केस ही मानेंगे, इसलिए हम यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ही मानेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ मास थोड़ा ज्यादा है और यहाँ मास थोड़ा कम है, सब जगह मास यूनिफॉर्म है। अंदर अगर है तो इस पर फोर्स हमेशा 0 आता है, इनसाइड अंदर फोर्स हमेशा 0 आता है। ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता भाई फिर मैं वही करूंगा, फिर से मैं वही करूंगा, इस पर एक फोर्स यहाँ आएगा और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, यहाँ पर भी फोर्स यहाँ आएगा, इसके ये कंपोनेंट यहाँ आएंगे और यहाँ कंपोनेंट आएंगे,
और इधर भी तो कुछ मासेस है ना, तो ये वाले कंपोनेंट को भी कैंसिल कर देंगे। इस मास पे सब तरफ से अट्रैक्शन होगा और वो समझा नहीं रहा है कि सबका वेक्टर सम 0 आ जाएगा, हमें समझना नहीं है, रटना है। कहता है qualitatively we can again understand this result that the various regions of the spherical shell attract the point mass inside it in various directions and these forces cancel each other perfectly. इस पॉइंट मास को ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी तो करेगा, ये थोड़ा पास है तो इसका अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा। हम तो इसको नहीं समझ रहे, रीजन नहीं समझ रहे। अगर एक्सटर्नल मास समरी ये है कि अगर ये हॉलो है, हॉलो शेल है, हॉलो का मतलब ही शेल होता है और ये बाहर है मास, तो इसका मास आप सेंटर पे मान लीजिए और जी m1 m2 बाय x स्क्वायर कर दीजिए। और अगर इंटरनल है, अंदर ये m है और इसका मास m है, तो अंदर से बस ये आपको रटना है, समझना नहीं है, रीजन की कोई परवाह नहीं है। कुछ समहाउ हम तो यही मानेंगे कि ये भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और हर एक का फोर्स निकालेंगे और फिर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे और वो ऐसे केस में 0 आ जाएगा। अगर एक मास अंदर है तो रिजल्टेंट 0 आएगा और बाहर है तो ये मान लेना कि इसका जो भी मास है वो पॉइंट मास के रूप में सेंटर पे सिचुएटेड है। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड गुड लक।